नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खटीमा में 2 ग्राम पंचायत की आधी जनसंख्या वोट देने से वंचित। पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर ग्रामीण परेशान। वोट न देने के चलते नहीं हो पाएगा विकास। हल्द्वानी में घोषणाएं पूरी न होने पर लोगों का फूटा गुस्सा। विधायक निधि को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवाल। सड़कों की खराब हालत और जल भराव से लोग परेशान। मसूरी में स्थायी एसडीएम की नियुक्ति न होने से स्थानीय जनता में रोष। कांग्रेस नेता जसवीर कौर ने सीएम के नाम भेजा ज्ञापन। जल्द से जल्द स्थायी एसडीएम की नियुक्ति की मांग। हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 अलग अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई की शुरू। अब खबरें विस्तार से। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत विकास खंड से है, जहां 2 ग्राम पंचायत की आधी जनसंख्या न तो नगर निकाय चुनाव में मतदान दे पाई और न ही इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में मतदान कर पाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला नगर पालिका के क्षेत्र विस्तारीकरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंडली व ग्राम पंचायत उम्रखुर्द का है। आपको बता दें कि भारत के नागरिक होने के नाते मतदान का अधिकार सभी का है, लेकिन इस बार खटीमा विकासखंड के अंतर्गत पहली बार ये एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 ग्राम पंचायत की आधी जनसंख्या वोट देने से वंचित है। ये एक गंभीर विषय है, जहां ग्रामीणों को ये बात भी सता रही है कि अब उनके विकास का क्या होगा। ग्रामीण इस बात को लेकर बेहद चिंतित है। मामला जो है वो संज्ञान में आया था कि मुंडेली में 650 और उम्रखुर्द में 750 लोग जो है वो जो नामांकन है वो जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें सम्मिलित नहीं है। और इस मामले में तत्कालीन उपजिलाधिकारी द्वारा जांच की गई थी और जांच में जो है वो रिपोर्ट वो उच्च स्तर पर भेजी गई है, जिसमें उनके द्वारा इसका जो है वो इनको सम्मिलित करने के लिए नगर पालिका में भी एक जो सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त बताना चाहूँगा कि पूर्व में इस मैटर में जब तक कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ईओ नगर पालिका और बीडीओ खटीमा को निर्देशित किया गया था कि वे इस जो क्षेत्र में लोग निवासरत हैं उसमें उन्हें किसी प्रकार के जो सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम ना आए, तो उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। सर, जो क्षेत्र नगर पालिका या बीडीओ साहब, देखिए यही जो है वो जो प्रकरण है इसी को तत्काल सोल्यूशन निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्द इस दिशा में एक फाइनल जो है वो डिसीजन होता है। जी हाँ, इससे अभी जो पंचायत का पर्व, पंचायत चुनाव का जो पर्व आया है उसमें ग्रामीण अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि वो इस देश के नागरिक ही ना हों, क्योंकि वो नगर पालिका में भी वंचित रहेगा करने से और अभी पंचायत चुनाव में भी। दूसरा, विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य तो बाधित तो होगा ही होगा, साथ में इस समय पंजीकरण की समस्या हो रही है, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। बच्चों की आयु 6-6 महीने हो गई है, समय सीमा प्रमाण पत्र बनाने की वो समाप्त हो चुकी है। इस वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है। अधिकतर तो पंजीकरण की समस्या हो रही है। नगर पालिका ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। ब्लॉक में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है आपके गांव के। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी। अब पहली बात तो ये है कि हम जो 500-600 परिवार हैं, हमारे यहाँ के 700-800 वोटर्स हैं, वो वोट देने से वंचित हो चुके हैं। एक खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत उम्रखुर्द यहाँ से नष्ट कर दी गई है, न नगर पालिका क्षेत्र में आया न ग्राम पंचायत क्षेत्र में आया है। तो आखिर हमारा भी तो अधिकार है वोट देने का, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम गया है कि ना हम तो किसी सरकारी कागजात में कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करवा पाएंगे हम लोग। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि भाई आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द कर दी जाए कि जिससे कि हमारा ग्राम जो है ग्राम पंचायत में आ जाए और हम लोग सब वोट दे सकें, क्योंकि हमारा वोट देने का सभी का एक आम अधिकार है। क्योंकि भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक को एक तो पूरा अधिकार है कि अपना वोट दे सकें। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन जीतने के बाद नेता सिर्फ कोरी घोषणाएं करके भूल जाते हैं। हल्द्वानी शहर के
बनभूलपुरा के लोगों का ये आरोप है। इलाके में विधायक निधि को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विधायक सुमित हृदय की करोड़ों की निधि कहाँ खर्च हो रही है। क्षेत्र के कई मोहल्ले में सड़कों की हालत बर्बर है। जलभराव की समस्या हर बारिश में लोगों की मुसीबतें बढ़ा देती है, लेकिन इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों से लोगों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। जनता अब खुलकर अपनी बात कह रही है। जवाब चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। देखिए इस आरोप के बाद विधायक ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये कड़वा सच है कि विधायक निधि जितनी बनभूलपुरा के अंदर खर्च होनी चाहिए थी उतनी खर्च नहीं हुई है। हम ये नहीं कहते कि वहाँ से इतना वोट पड़ा तो आपको इतनी खर्च करनी चाहिए। आपके लिए सारे वार्ड बराबर हैं। जिसने वोट दिया वो भी आपके लिए बराबर है, जिसने नहीं दिया वो भी बराबर है। वार्डों के हिसाब से जो प्रतिशत आता है उस हिसाब से खर्च होनी चाहिए थी, वो खर्च नहीं करी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक तरफा वोट भी देते हैं, एक पार्टी के दुश्मन भी बनते हैं, और उसके बावजूद हमारा काम, चाहे वो हमारी माननीय इंदिरा हृदय जी रही हों, हम उनका मान सम्मान करते हैं, आप स्वर्गीय हैं। चाहे हमारे उन्हीं के बल पे जो हमारे ये सुमित हृदय जी जीते हैं, लेकिन वो बात ना पहले थी ना अब है। हमारी बस्ती को, मलिन बस्ती को घोषित किया गया, ना तो वो मुद्दा पूरा किया गया। हमारे अस्पताल, वहाँ पर कितनी बार मांग की गई कि यहाँ पर आपातकाल अस्पताल बनाया जाए, वो भी नहीं बनाया गया। हमारे बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों ने उनको ज्ञापन भी दिए हैं, उनसे मांग भी की है, और वो मांग अभी तक पूरी नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मांगें हमारी पूरी होने वाली नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ पर वो है तुम्हारे अस्पताल की समस्या है, क्योंकि अस्पताल के अंदर यहाँ बहुत भीड़ लगती है, ये प्रमुख समस्या है। स्कूल तो चलो थोड़े बहुत हैं वहाँ पर, अगर एक आध स्कूल और बन जाए तो वहाँ पर जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। वैसे तो सरकार आजकल स्कूल बंद करने पर लगी हुई है, तो नहीं तो बनना मुश्किल है। लेकिन एक खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पर एक पार्क बनाया था, उसको भी अस्तबल बना दिया गया है। तो पार्क का वहाँ पर अतिक्रमण हटा करके वहाँ पर पार्क ही बनाया जाए, और जो अस्पताल की ज़रूरतें हैं उसे कम से कम ये 10-15 बेड का वहाँ ज़रूर बना दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। बात करें लाइब्रेरी की, एक लाइब्रेरी थी वो तोड़ दी गई। लगातार लोग परेशानियां हैं। विकास की जो सोच है आप जानते हैं, पीछे उसमें हम लोग हटते नहीं हैं, और कोई ऐसा क्षेत्र इस हल्द्वानी में है नहीं जहाँ पे विकास हम लोगों के द्वारा नहीं करा गया। कोई भी वंचित नहीं रहा। कभी हमने इस नज़र से भी नहीं देखा कहीं से ज़्यादा वोट पड़े, कहीं से कम पड़े। हमने सारे जो लोग आए, जिसने विकास कहा ये करना है वो करना है, हम लोगों ने करा है। अभी भी आपके बनभूलपुरा की 2 करोड़ रुपए की शासन से स्वीकृत होकर सड़कें आने वाली हैं, इस साल बन जाएंगी। और भी अन्य जो छोटे बड़े काम है लगातार हम लोग कर रहे हैं। लगातार आपके ऊपर जो है इल्जाम लगा जा रहा है कि यहाँ के क्षेत्र में आपने 10% भी विधायक निधि खर्च। ये देखिए ना, ऐसा जो 10% और ये सब ये कह रहे हैं वो अनजान है। आपकी जो ये छोटी रोड, ये बड़ी रोड बनी, यही 45 लाख रुपए की थी। विधायक निधि देखिए 4.5 करोड़ रुपए, और 40 वार्ड है, हर वार्ड में 10 लाख भी दे दिए तो कहीं दिखेंगे। फिर भी मैंने आउट ऑफ द वे जाकर वार्डों में ऐसा काम करवाया है, और सबसे पहले विधायक निधि खर्च करने वाला व्यक्ति इस पूरे प्रदेश में मैं हूँ, और बनभूलपुरा का कोई वार्ड नहीं रह गया जहाँ पे विधायक निधि नहीं पहुँची। विधायक जी, एक और लोगों की थोड़ी सी शिकायत है कि नगर निगम जो चुनाव हुए, मसूरी में स्थायी एसडीएम की नियुक्ति न होने से स्थानीय जनता में भारी नाराजगी है, जिसके चलते कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जसबीर कौर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मसूरी में जल्द से जल्द स्थायी एसडीएम की नियुक्ति की मांग की है। जसबीर कौर ने कहा कि बरसात के मौसम में मसूरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भूस्खलन और अन्य आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासनिक निगरानी बेहद ज़रूरी होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन मसूरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आपदा को लेकर ना तो केंद्र स्थापित किया गया है और ना ही कोई तैयारी दिख रही है। यहाँ पर मसूरी में लगातार बहुत बारिश हो रही है, और ये पहले से ही बताया गया था मौसम विभाग द्वारा कि इस साल बहुत वर्षा होगी, और बताया भी जाता है, डेली बताया जाता है, डेली अपडेट आता है कि बहुत बारिश होगी और इतने घंटे तक रहेगी। और बारिश से आपने देखा होगा कि मसूरी में कितनी जगह पर मलबा आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है। अभी परसों ही आप देखिए नगर पालिका के जो क्वार्टर थे वो कैसे नीचे आ गए सराय क्षेत्र में, और भी कई जगह पर ऐसे हादसे हो रहे हैं जहाँ पर पहाड़ खसक रहे हैं, जो कि मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में भी हो रहा है। परंतु यहाँ पर ये इतनी स्थिति दयनीय है कि यहाँ पर कोई अधिकारी ही नहीं है मौके पर, ना तो एसडीएम मैडम यहाँ पर हैं,
वो यहाँ रहती ही नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए आती है, या कभी कोई वीआईपी मूवमेंट हो तो तब मैडम यहाँ पर आती है। दूसरा जो नायब तहसीलदार हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ दिखाई नहीं देते कभी भी। और तीसरा, यहाँ पर और भी कोई अधिकारी नहीं है। हमारे जो नगर पालिका में भी अधिकारियों की कमी है। तो मौके पर अगर मान लो कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पर कौन जाएगा, कौन देखने के लिए जाएगा, कौन लोगों की दुख दर्द सुनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ पर जो हमारे एसडीएम महोदय हैं या महोदया हैं, जो भी यहाँ तैनात हैं, वो 24 घंटे यहाँ पर रहें और यहाँ पर नायब करते थे, परंतु आज की डेट में वो भी नहीं होता। यहाँ पर आपदा प्रबंधन का भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर मौके पे अगर कुछ हो जाए तो यहाँ पर कोई हमें मिले, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं पर्यटन सीजन है, जाम भी बहुत लगा रहता है। और यहाँ से अगर कुछ हो जाए, कोई भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट जाए, तो यहाँ से एम्बुलेंस देहरादून तक भी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि इतनी जाम की स्थिति है। तो मैंने आज ये ज्ञापन इसीलिए दिया है कि यहाँ पर आप जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर होने चाहिए। और यहाँ मसूरी के जो हालात इस समय हैं, जो मौसम ख़राब है और भारी वर्षा से जितने भी हालात ख़राब हो रहे हैं, तो उसको देखने के लिए, उसको संभालने के लिए मौके पर कोई ना कोई अधिकारी ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, विधायक जी जो हमारे इस क्षेत्र के हैं वो सिर्फ यहाँ पर तब आते हैं जब वो धामी सरकार के इतने साल हो गए और बीजेपी सरकार के इतने साल हो गए, बस वो खुशियां मनाने आते हैं यहाँ पर। और उन्होंने आकर यहाँ मौके पे कभी नहीं देखा कि इस समय क्या हाल हो रहा है मसूरी में, कहाँ घर गिर रहा है किसी का, कहाँ क्या किसी के साथ हादसा हो रहा है, कहाँ पर मलबे के ढेर लगे हुए हैं। विभाग तो ऐसे हो गए कि विभागों ने साफ परसों बैठक में बोल दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अगर हम उनको बोलते हैं कि ये मलबा हटाइए तो वो कहते हैं हम इसको कहाँ ले जाएं, मलबे को कहाँ ले जाएं, हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। दूसरा, फिर अगर उनको बोलो कि भाई ये सड़क बनानी है, ये करनी है, तो सारा एस्टीमेट हमने शासन में भेजे हुए हैं। वो शासन से एस्टीमेट मुझे नहीं समझ आती कि वो पैसा कब आएगा। एक सिर्फ हमारे इधर मोतीलाल नेहरू मार्ग के लिए पैसा आया, बाकी सड़कों की हालत देख लीजिए, बरसात से और भी ख़राब हो गई है, चलना मुश्किल हो गया, गहरे गड्ढे हो गए। विभागों से कहो तो विभाग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और ना ही ऊपर हम लोगों ने एस्टीमेट बना के भेजे हुए हैं। पैसा जब आएगा आएगा, अब वो कब आएगा ये नहीं हमें पता। अब हमारे शहर में जबकि डबल इंजन की सरकार हो गई, ट्रिपल इंजन हो गया। अब ट्रिपल इंजन हो गया, वो इंजन भी मुझे लगता है कि फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब पैसा ही शासन पैसा नहीं दे रहा, जब हमारे पास यहाँ संसाधन ही नहीं है, तो इस शहर का विकास कैसे होगा। अब रोध होके हमारा पर्यटन सीजन जो है वो किसी तरीके से निकला, और कैसे लोग परेशान हुए, कैसे तंग सड़कों में लोग गए। आज गलोगी की हालत आप देख लीजिए, गलोगी में पता नहीं कब वहाँ पर सड़क चौड़ी होगी, कब वहाँ सड़क बनेगी, कहाँ कब वो हादसा होता है। वहाँ पर भी एक हादसा तो हो चुका। एक हमारा किमाड़ी मार्ग है, किमाड़ी मार्ग पे भी कब का पैसा आया हुआ है, सुनने में आता है लड्डू भी खा लिए। तहसील बनने के लिए भी 2 साल पहले लड्डू खा चुके हैं, अभी तक तहसील भी नहीं बनी। तो ये हालत है, क्योंकि बहुत ही अब क्या बताएं आपको कि इस समय हमारे इस शहर की क्या दुर्दशा है, क्या हालत है, और लोग परेशान हैं। अब लोग किससे कहें, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर 1 महीने में मन की बात भी आ जाती है कि मन की बात सुनिए जी। वो मन की बात क्या सुनो, अरे जनता आपकी मन की बात सुनेगी कि हमारे मन की बात हमने सुनानी है आपको बात। आप जनता की मन की बात सुनने के लिए बने हैं ना, कि अपनी मन की बातें जनता को सुनाने के लिए टीवी पे बिठा देते हैं लोगों को, जी मेरे मन की बात सुनो। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए और इस शहर की हालत को देखना चाहिए और सुधारना चाहिए। खबर उधम सिंह नगर जिले की सीमांत खटीमा से है, जहां वन विभाग द्वारा वन महोत्सव वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ महा अभियान 2025 के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये वृक्षारोपण चलेगा। आगामी हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत और उसके पश्चात भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता रहेगा। इस कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने शिरकत की और पुलिस प्रशासन का भी इसमें अहम योगदान रहा। दिनांक 1 तारीख से 7 तारीख तक वन विभाग के द्वारा हमारे पूरे क्षेत्र में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और हमारी जो तीनों रेंजों हैं उसके विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। और उसके साथ साथ साफ सफाई स्वच्छता कार्यक्रम भी हमारे यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी हरेला कार्यक्रम और उसके बाद भी ये हमारा जो वृक्षारोपण प्रोग्राम भी जारी रहेगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब खटीमा यहाँ पर रहे, और उनके साथ साथ पुलिस और प्रशासन से भी हमको यहाँ पर सहयोग मिला। तो आज कल से हमने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करी है, तो आगामी पूरे महीने भर ये वृक्षारोपण कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहेगा। और अभी हमारे पर काफ़ी अभी हमारा जो लक्ष्य है लगभग यहाँ पर 20,000 पौधे लगाने का है पूरे क्षेत्र में, तो ये लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त करेंगे।
नैनीताल पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए 2 अलग अलग घटनाओं का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में मुख्यात लिफाफा गैंग के 3 सदस्य और लालकुआं में सक्रिय चोरी गिरोह के 2 आरोपी शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता कर इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। देखिए, आज कोतवाली हल्द्वानी में एक प्रकरण आया है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो सवारियां हैं उनको गाड़ी में बिठाने के बहाने उनको शिकार बनाया जाता था और उनके पास जो भी सामान होता था उसको एक लिफाफे में रखवा कर और बाद में जो है उस सामान की ठगी इनके द्वारा की जाती थी। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों लोग ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो इन्होंने ठगी है वो सामान की बरामद की है, साथ ही जो व्हीकल यूज करते थे उस व्हीकल की बरामदगी इनके कब्जे से की गई है। एक दूसरा प्रकरण कोतवाली लालकुआ का है जिसमें एक बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी का माल जो है पुलिस ने बरामद किया है, साथ ही 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक जो चोर है वो काशीपुर थाने का स्ट्रीट सीटर है और उसके खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे मुकदमे हैं। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अब ये मोटरसाइकिल इसने चोरी की है और कहाँ से चोरी की है उसके संदर्भ में जांच करें। ऐसे जो व्हीकल देखिए, इनके पास अपनी गाड़ी थी और ये जब बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास में ऐसे लोग जो कहीं सवारी की तलाश में हैं या कहीं जाने के लिए कोई वाहन की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को बिठाते थे और उनको कॉन्फिडेंस में लेके बाद में जो है उनको डरा कर कि सरकारी गाड़ी है, इसमें जो सामान है उसकी इन्वेंट्री बनानी पड़ती है, तो एक लिफाफे में उनका सामान रखवा लेते थे और जब सवारी उतरती थी तो ये उनको अपना खाली लिफाफा पकड़ा देते और उनका सामान जो था वो लेकर ये फरार हो जाते थे। इनका कोई आपराधिक इस संदर्भ में हम पूछताछ कर रहे हैं कि बाकी उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश के कोई ऐसे थाने हैं जिनमें इस तरीके के और प्रकरण रिसेंटली आए हैं, तो उस संदर्भ में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कावड़ यात्रा को देखते हुए बिजली विभाग ने कमर कस ली है। कावड़ मार्ग पर नंगे पड़े बिजली के खंभों को पन्नी से ढकने की कवायद शुरू हो गई है, जिससे कावड़ मार्ग पर गुजरने वाले शिव भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दरअसल बारिश के दिनों में अक्सर बिजली के खंभों में करंट उतर आता है, वहीं बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ लेकर शिवालय की ओर जाते हैं। ऐसे में हादसे की संभावना के मद्देनजर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिजली विभाग ने बिजली के खंभों को प्लास्टिक से कवर करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अधीक्षण अभियंता SK अग्रवाल ने बताया कि कावड़ मार्ग पर लगे बिजली के खंभों को कवर किया जा रहा है। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल लेकर आते हैं, ऐसे में तारों को ऊंचा किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न शिव मंदिरों में जल लेके आते हैं। तो उसके लिए हम लोग का भी प्रयास रहता है कि उन लोगों को जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें उतना करें। तो इसके लिए जो भी उनके कावड़ के रूट हैं, हमारे मेन रूट हैं, उनमें जो भी विद्युत तार वगैरह जो नीचे हैं किसी स्थानों पे वहाँ पर ऊंचा कराया जा रहा है। जहाँ पे लग रहा है कि आवश्यकता है पोल लगाने की, वहाँ पोल भी लगाए जाएंगे बीच के अंदर, ताकि हाइट उनको मिलती रहे। और इसके अलावा गार्डिंग कराई जा रही है। ट्रांसफार्मर अगर खुले में उनके रूट पे पड़ रहे हैं तो उसकी बैरिकेटिंग कराई जा रही है। और जो विद्युत के पोल जिनसे कि हो सकता है बारिश की स्थिति में कोई दुर्घटना की आशंका बनी जाती है, ऐसे लगभग 1500 पोल हमारे क्षेत्र में पूरे में। तो 1500 तो वो ना तो उन 1500 पोलों के ऊपर जो पन्नी लगा के और उनको सुरक्षित किया जा रहा है। इसके तहत एक यहाँ पे नया कार्य किया जा रहा है कि जो इंसुलेटेड थे मतलब बहुत अच्छी कंपनियों के जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हैं और उनके सुरक्षित भी रहते हैं और साथ उनकी लाइफ भी होती है, 4 से 5 साल उनकी लाइफ होती है। क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे हर साल 3 से 4 पर्व इस तरह के पड़ते हैं, जैसे कांवड़ है, गंगा मेला है, दशहरा है या कुछ और जैसे शिवरात्रि है। तो उसमें ये कि होती है न कि लगभग 4 से 5 साल वो चलेंगे और 4 से 5 चलने मतलब ये कि वो कम से कम उतने समय के सुरक्षित रहेंगे जिससे कि विभाग को बचत भी होगी पैसे की और साथ में मतलब हमारा मार्ग भी सुरक्षित हो जाएगा विद्युत लाइट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक और 4 बच्चों की मौत हो गई। सभी स्विमिंग पूल में नहाने के बाद एक बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सभी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा हाफिजपुर थाना क्षेत्र के पड़ाव के पास हुआ। मृतकों में रफीक नगर के दानिश, उनकी 2 बेटियां मायरा और समायरा, भतीजा समर और पड़ोसी वकील के बेटे माहिम शामिल हैं। पांचों गुलावटी क्षेत्र के गांव मीठेपुर में स्विमिंग पूल में नहाकर लौट रहे थे, तभी इस दर्दनाक घटना ने अंजाम लिया। ASP विनीत भटनागर ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। मृतक पक्ष की तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक तो वो थे हस्बैंड वाइफ दोनों और 2 उनकी बेटी थी, 4 और 3 हम बहन भैया थे।
7 हो गए, हम 7 जने तो बाइक पर गए थे ऑटो से, और एक बाइक थी उनके भैया की जो चाची है, उनकी बाइक पे वो और उनकी वाइफ गई थी। तो हम आ रहे थे, फिर इनके भैया जो रेखा चाची की जो मैं बता रही बाइक पे गए थे, इनके भैया ने भी और इन्होंने भी और 2 जने और आए थे, पता नहीं कौन, तो लास्ट में आए थे बिल्कुल रात को। तो इनके भैया ने शहजादे ने और गौरी चाचा ने इतनी ड्रिंक कर रही थी, गिरे जा रहे थे, और शहजादे मामू किसी की मतलब कोई उनकी लड़ाई हो गई किसी से, तो कोई बाइक छोड़ के चले गया अपना, फिर उसी बाइक को चला कर रहे थे, वो मना कर रही थी, वो रो भी रहा था कि तुम मुझे अपने साथ बिठा लो। और फिर एकदम से रेशमा चाची ये रेशमा वो निकलने की मैंने तो इन्हें गलती बिठाया इनके साथ, ये तो इन्होंने तो इतनी पी रखी, मैंने इन्हें गलती से इनके भैया ने शहजादे ने और इनके भैया ने दानिश ने और उनके साले ने नहीं दानिश भाई तुम लोग रुको यार, बस दानिश चाचा ने थे, दानिश चाचा थे और उन्होंने शहजादे उनके भैया दोनों ने तो दानिश ने और उनके भैया शहजादा भाई कहाँ है इनका बेटा? वो तो साला है शहजादा। हाँ साला नहीं मेरे को मालूम है, वो आता है गली में। हाँ उनके साले हैं, रेशमा चाची के भैया कह रही। अच्छा शराब कहाँ बेची थी? उन्होंने पता नहीं कब में पी ली उन्होंने, ये नहीं पता, लेकिन पी ली, फिर एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।